नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में इस एपिसोड में हम बात करेंगे क्लास 10th एसएसटी की और बात करेंगे क्लास 10th एसएसटी के सेकंड टर्म के एग्जाम की। आपसे थोड़ी देर पहले आपका एग्जाम ओवर हो चुका है। सबसे पहले तो हम एग्जाम को एनालाइज करेंगे। आपका क्वेश्चन पेपर कैसा था, क्वेश्चंस कैसे थे, इजी थे, डिफिकल्ट थे या मॉडरेट थे, कहाँ से पूछे गए थे, कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड थे, अलग अलग अगर सेट की बात करें तो कौन सा सेट डिफिकल्ट था, कौन सा सेट इजी था, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम सॉल्यूशन यानी कि आंसर की भी डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप मोटे तौर पे एक आइडिया लगा पाओ कि आपका स्कोर क्या रहने वाला है। ओके, तो अभी मैं एग्जाम सेंटर के ऊपर ही हूँ, तो यहाँ से ही मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो सब कुछ डिटेल में बता पाऊँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपका एग्जाम कैसा था। अगर सभी सेट की बात करें तो सभी सेट में ऑलमोस्ट क्वेश्चंस सेम थे। कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट थे, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस थे वो एक्सपेक्टेड थे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि आउट ऑफ सिलेबस था। चाहे हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें तो वो क्वेश्चंस वही थे जैसे कि कल एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हिस्ट्री में से कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं जियो में से। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जहाँ जिन चैप्टर में हमें दिया गया था सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर में, उन्हीं चैप्टर में से यहाँ पर हमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मिले। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए थे सभी सेट की अगर हम बात करें, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। 5 मार्कर क्वेश्चन इनडायरेक्ट पूछे गए थे लेकिन सॉल्यूशन वही था। ओके, जैसे कि अगर हम ग्लोबलाइजेशन चैप्टर की बात करें या फिर हम बात करें लोकतंत्र के परिणाम, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर की बात करें, तो आंसर तो हमें पहले से पता था कि ये क्वेश्चंस इस चैप्टर में से बन रहे हैं। हालांकि क्वेश्चंस की लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था, लेकिन फिर भी वो ईजिली आप समझ सकते थे, यानी कि अंडरस्टैंडेबल थे। ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन ही इतना कंफ्यूज कर दे आपको कि आप ठीक से समझ ना पाओ, तो ऐसा कुछ नहीं था। जहां तक 2 मार्कर क्वेश्चन की बात है तो वहां पे फर्स्ट क्वेश्चन को अगर देखा जाए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास सेट है उसमें अगर देखा जाए तो उसमें यह था कि किसी बच्चे ने अगर 1 मार्कर भी उसका पढ़ा है कहीं से तो भी वो उसको कर पाएगा, बाकी कहीं पे कोई इश्यू नहीं था। इट मीन्स दैट जो एवरेज स्टूडेंट्स का रहेगा जिन्होंने सिलेबस को एटलीस्ट एक बार कवर कर लिया था और एक रिवीजन दे दी थी, तो 35 प्लस स्कोर करने वाला है। 40 स्कोर करना कहाँ तक ईजी है, तो जो स्टूडेंट्स 40 के लिए एफर्ट्स कर रहे थे वो 40 स्कोर करने वाले, यानी कि ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि सभी सेट सभी क्वेश्चंस ईजी थे और स्टूडेंट्स के लिए स्कोर करना ईजी रहा है और ये एग्जाम आपके लिए स्कोरिंग रहने वाला है। अब हम देख लेते हैं आपके क्वेश्चन पेपर को, उसके सॉल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे मोटे तौर पे। तो ये मेरे पास एक सेट है। ओके, यहाँ पे जैसा कि इंस्ट्रक्शंस हम पहले ही देख चुके हैं, वो सारे इंस्ट्रक्शंस आपने रीड कर लिए होंगे। तो ये पहले मैं आपको इंग्लिश मीडियम का एक क्वेश्चन पेपर है उसका सेट दिखा रहा हूँ। बात करेंगे हम हिंदी मीडियम की पहले। हालांकि इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम कोई मीडियम रहे, हम सॉल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं तो दोनों के लिए कहीं पर प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ये जैसे कि आपका हो गया इंग्लिश मीडियम का, तो हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डिस्कस कर लें पहले। तो यहाँ देखिए ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर है। इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन 2 मार्कर में दिया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज फिक्की के विचारों को उल्लेख कीजिए। ओके, अब विचारों को लेके ये एज इट इज़, कहीं पे ये नहीं कि हमें उन्होंने क्या कहा ऐसा कुछ मेंशन करना है, उनका रोल क्या था, उनकी भूमिका क्या थी, ये हमें बताना है। तो ये फिक्की क्या था कि फिक्की भारतीय जो व्यापारी थे और जो उद्योगपति थे उनका एक संघ था। अब हमें बताना है कि उसका सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति उनका रोल क्या था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, ये हमें बताना है। तो पहली चीज़ तो ये कि एक व्यापारिक संघ था, जैसे कि कॉमर्स वर्ड से हमें पता चल रहा है, उद्योगपतियों का एक संघ था। और इन्होंने इस आंदोलन में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया था। क्यों लिया था, यानी कि 2 चीज़ बतानी। एक चीज़ आपने ये बताई कि इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया था, इन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया था, ये आपको बताना था। दूसरा ये बताना था कि क्यों भाग लिया, क्योंकि जब पहला जो असहयोग आंदोलन हुआ था तो उस दौरान भारतीय उद्योगों को बड़ा फायदा मिला था, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन चला था और उस वक्त गांधी जी ने कहा था कि बॉयकॉट करना है, हमने विदेशी सामान का बॉयकॉट करना है, विदेशी प्रोडक्ट है उनका बॉयकॉट करना है। तो इंडस्ट्रीज़ को एक बूम मिला था। तो इस वक्त भी उन्हें एक उम्मीद थी कि अगर ये आंदोलन सक्सेसफुल रहता है तो भारतीय उद्योगों को फ़ायदा मिलेगा। तो अपने फ़ायदे को देखते हुए उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया था। साथ ही साथ इनकी इस आंदोलन से उम्मीद ये थी कि भारतीय इंडस्ट्री जो है, भारतीय उद्योग है, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। प्रोटेक्ट मतलब उनको कुछ छूट दी जाएगी। ओके, तो इस उम्मीद के साथ इन्होंने भाग लिया था। तो जरूरी नहीं कि एज इट इज़ आप वर्ड्स में लिखे आओ, तो आपने अगर थोड़ा सा भी ये लिख दिया है कि हाँ भारतीय उद्योग जो थे, इन्होंने फिक्की ने भारतीय जो
सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसका समर्थन किया था। इस आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। इनको उम्मीद थी कि ऐसे आंदोलन के दौरान जैसा हुआ था कि भारतीय उद्योगों का विकास हुआ था तेजी से, ऐसा ही कुछ इस आंदोलन के दौरान होगा। और इन्हें ये भी उम्मीद थी कि इस आंदोलन की सफलता के साथ अंग्रेजी सरकार है वो भारतीय उद्योगों को कुछ रियायत देगी, उनको सुरक्षा प्रदान करेगी। क्लियर? तो ये सब कुछ आपको लिखना था। क्लियर? तो एज इट इज अगर नहीं लिखा, थोड़ा बहुत भी लिखा, तो भी आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। उसके बाद दूसरा सेकंड क्वेश्चन, एक जनरल सा क्वेश्चन पूछा गया कि औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है। अब उद्योगों से प्रदूषण हो रहा है, अब उसको कैसे बचाया जा सकता है। पहला सिंपल सा हम लिख सकते हैं कि जो उद्योग है वो नदी के किनारे नहीं होने चाहिए, किसी झील तालाब के किनारे नहीं होने चाहिए। ओके, उनको लाइसेंस ना दिया जाए। तो ये इतना बड़ा तो आपने नहीं लिखा होगा कि लाइसेंस ना दिया जाए, आपने लिखा होगा कि उद्योग हैं वो नदी, झील या तालाब के किनारे नहीं होने चाहिए। दूसरा ये कि जो उद्योग है वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए सभी उद्योगों में, ताकि वो जो वर्षा जल संग्रहण सिस्टम है उससे पानी को जो कलेक्ट करेंगे उसी पानी को यूज़ कर सकते हैं वो। इससे औद्योगिक प्रदूषण है, नदियों में जो पानी का प्रदूषण है वो कम हो जाएगा। तीसरा ये कि पानी को जो या केमिकल को जब छोड़ा जाए नदियों में तो सीधा ना छोड़ा जाए, उससे पहले उसको प्योरीफायर से प्योर किया जाए, ओके, शुद्ध किया जाए, ट्रीट किया जाए, वाटर ट्रीटमेंट के बाद उनको छोड़ा जाए। तो ये कुछ सजेशन आप दे सकते हो कि नदियों के किनारे, झील या तालाबों के किनारे उद्योग नहीं होने चाहिए। दूसरा, वर्षा जल संग्रहण से पानी कलेक्ट किया जाए ताकि उसी पानी को यूज़ किया जाए। इसके अलावा रिसाइकिल या रीयूज़ पानी को कर सकते हैं कि एक बार पानी को यूज़ किया उसके बाद उसको साफ़ किया उसके बाद दोबारा यूज़ किया, तो इससे भी जल प्रदूषण कम होगा। और तीसरा ये कि ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद ही पानी को नदी वगैरह में छोड़ा जाए, इससे भी जल प्रदूषण कम होगा। तो ये हम यहाँ पर लिख सकते थे। कोई भी अगर 2 या 3 पॉइंट लिखें तो चलेगा आपका। उसके बाद कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्णन कीजिए। तो कच्चे माल के आधार पर अगर उद्योग बताएं तो कई प्रकार के हो सकते हैं। कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित उद्योग हो सकते हैं, जैसे कि आपके पटसन उद्योग हो गए, गन्ना यानी कि चीनी उद्योग हो गए, क्लियर, कपड़ा उद्योग हो गए। दूसरा, खनिज आधारित उद्योग हो सकते हैं, वो उद्योग जो अपना कच्चा माल खनिजों से लेते हैं। डिटेल में नहीं लिखना था, एग्जांपल दे देते काफ़ी है, जैसे कि सीमेंट उद्योग हो गए, लोहा इस्पात उद्योग हो गया। ये उद्योग पशु आधारित भी हो सकते हैं, जैसे चमड़ा उद्योग हो गया, दुग्ध उद्योग हो गया। वन आधारित भी हो सकते हैं, वन आधारित उद्योग जो वनों के ऊपर निर्भर करते हैं, जैसे कि कागज़ उद्योग हो गया, पेपर उद्योग हो गया। समुद्र आधारित हो सकते हैं, जो उद्योग समुद्र से अपना कच्चा माल प्राप्त करते हैं। हालांकि यहाँ पे इतना जितना मैंने बताया इतना नहीं लिखना। आपने अगर 2 पॉइंट लिख के आए हो कि कृषि आधारित और खनिज आधारित, एग्जाम्पल देके आओ, आपको मार्क्स मिलने वाले। क्लियर? क्योंकि एनसीईआरटी में 2 ही दिए गए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों में क्या डिफरेंस होता है। ओके, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी, ये पूछा गया। तो सत्तारूढ़ दल की जिस दल की सरकार होती है, जो दल बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाता है, जिस दल की सरकार होती है वो सत्तारूढ़ दल होता है। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्तारूढ़ दल है। और जो दल सरकार नहीं बना पाता वो विपक्ष की भूमिका निभाता है, यानी कि जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें हों वो प्रमुख विपक्षी दल बन जाता है। हालांकि होते हैं तो हारने वाले सारे विपक्षी दल होते हैं। तो जैसे दिल्ली की बात करें तो भाजपा क्या है, प्रमुख विपक्षी दल है। देश की बात करें तो यहाँ पे भाजपा, बीजेपी क्या है, सत्तारूढ़ दल है, और कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल है। तो ऐसे आप एग्जाम्पल दे करके लिख सकते थे। सिंपल अगर एग्जाम्पल दे दिया या सीधे तरीके से लिखा तो भी, क्योंकि 2 मार्कर है तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, कंसेप्ट के ऊपर आपको फोकस करना था। ओके, तो ये हो गए हमारे फर्स्ट 4 क्वेश्चन, ईजी रहे हैं और आई होप कि आप सही से इनको करके आए होंगे। उसके बाद 5th क्वेश्चन देखिए, 5वां हमारा प्रश्न है। इसमें हमें एक स्रोत दे दिया गया। ओके, स्रोत दे दिया गया, ये हमारा एनसीईआरटी की बुक में से लिया गया है, इको में से लिया गया। मेघा ने घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया। इस कर्ज पर ब्याज की वार्षिक दर 12% है। इस कर्ज को 10 साल में मासिक किस्तों में लौटाया जाना है, यानी कि कब तक लौटाएंगे, 10 साल में। कैसे लौटाएंगे, जो मंथली इंस्टॉलमेंट है उसमें लौटाएंगे। मेघा को बैंक से जो लोन लिया है, लेने से पहले उसे अपनी नौकरी, वेतन यानी कि उनकी सैलरी है, जॉब है, उसके रिकॉर्ड उन्हें दिखाने पड़े। साथ साथ जो घर के डॉक्यूमेंट्स है वो ऋणाधार के तौर पर, कोलेट्रल्स के तौर पे बैंक ने रख लिया कि भाई जब आप लौटा दोगे ना तब ले जाना ये। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन क्या है कि मेघा ने किस प्रकार के ऋण स्रोत से लोन लिया है। औपचारिक अनौपचारिक 2 प्रकार के होते हैं ना स्रोत। औपचारिक हो गए, बैंक हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी औपचारिक में आते हैं। जो मित्र हो गए, रिश्तेदार हो गए, आड़ती हो गए, व्यापारी हो गए, वो अनौपचारिक में आते हैं। तो ये किस में आएंगे, ये औपचारिक में आएंगे। क्लियर? तो औपचारिक है ये। दूसरा, इस स्रोत में दी गई ऋण की शर्तों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें ऋण की शर्तें क्या, वार्षिक दर 12%, ब्याज की वार्षिक दर की बात की गई 12% है। इस कर्ज को 10 साल में मासिक किस्तों में लौटाया जाना है। ये हो गया समयावधि, कब कैसे लौटाएंगे। तीसरा है
इसमें नौकरी या वेतन संबंधी रिकॉर्ड की भी बात की गई है। ओके, ये हो गया। हालांकि इतनी सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं, कुछ चीज़ें भी अगर आपने लिख दी है तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर? यानी कि ऋण की शर्तें क्या है? ऋण की शर्तें ब्याज की दर है और इसको कब कैसे लौटाया जाएगा वो है। इसमें नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने पड़े थे और सभी कागजात को ऋणाधार के रूप में बैंक रख लेता। तो ये सारी ऋण की शर्तों में आ जाती है। अगर एक दो मिस भी कर दिया तो भी टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद ख पार्ट की बात करेंगे, सेकंड पार्ट की, जहां पे आपके 3 मार्कर क्वेश्चन दिए गए। सिक्स्थ क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर हमें क्या मिला है, यहाँ पर हमें मिले इंटरनल चॉइसेस। आपको एक चीज़ और अच्छी बता दूं कि मैंने आपके साथ सभी क्वेश्चन पेपर जो थे उसका ब्लूप्रिंट शेयर किया था। गूगल पे सर्च करोगे शायद नहीं मिलेगा आपको, आई थिंक सो कि किसी ने नहीं डाला होगा। उसमें मैंने चैप्टर वाइज आपको बताया था कि किस चैप्टर में से कौन सा नंबर क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क्स का चैप्टर आएगा, तो वो एज इट इज़ वैसा का वैसा ही आया ये। यहाँ सिक्स्थ क्वेश्चन को देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन में दिया गया कि बैंक कुछ एक उधार लेने वालों को ऋण क्यों नहीं देते, कि कुछ लोगों को ऋण नहीं देते कि बैंक से ऋण लेने के लिए सबसे अनिवार्य शर्त होती है समर्थक ऋणाधार, कोलेटरल्स, यानी कि गारंटी के तौर पे हम कुछ दे पाएं। भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास गारंटी के तौर पर जमा करने के लिए कुछ भी नहीं होता। जैसे गारंटी के तौर पे हम क्या जमा कर सकते हैं, जैसे ज़मीन हो गई, प्लॉट हो गया, गाड़ी हो गई, पशु हो गए, सैलरी स्टेटमेंट हो गई। ओके, ये सब कुछ। जो निर्धन लोग हैं या तो उनके पास अपने पास कोई ज़मीन या ऐसा कुछ होता नहीं, दूसरा अगर होता है तो उनके पास आवश्यक कागजात नहीं होते, इसलिए कुछ लोग हैं वो बैंक से ऋण नहीं ले पाते, बैंक उनको ऋण लोन नहीं दे पाता। क्लियर? क्योंकि वो तो है नहीं उनके पास। या फिर इसमें से सेकंड आपको बताना था कि स्वयं सहायता समूह के कार्यों को स्पष्ट कीजिए। स्वयं सहायता समूह क्या होता है? एक 15 से 20 लोगों का समूह होता है। आमतौर पे इसमें निर्धन महिलाएं शामिल होती है जो आसपास से ही, पड़ोस से ही होती है। ये मिलजुल करके एक काम करते हैं, कोई भी काम धंधा करते हैं और मंथली ये सेविंग करते हैं, बचत करते हैं, जो कि 10 रुपये से लेकर के 100 रुपये, 500 रुपये, कितने भी हो सकते हैं, उनकी आय के ऊपर डिपेंड करता है। और जब आवश्यक होता है, किसी मेंबर को लोन चाहिए, तो ये उसी सेविंग में से उस मेंबर को लोन दे देते हैं सस्ते में, बिना ब्याज के नहीं, कम ब्याज के उनको ऋण मिल जाता है। और अगर ये 2-3 साल तक लगातार बचत करते रहें तो बैंक इनको बिना किसी समर्थक ऋणाधार के लोन देने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरीके से जो समर्थक ऋणाधार की समस्या होती है निर्धनों के पास, उसका समाधान हो जाता है। तो ये सारी कहानी जैसे हमने चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया था कि इस टाइप से आपको लिखना है। ये 3 मार्कर में आए या 5 मार्कर में आए, तो ऐसे आप आंसर दे सकते हो। उसके बाद 7वां क्वेश्चन को देखिए, इसमें महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के उदाहरण के साथ कथन को स्पष्ट कीजिए। जब हमने चैप्टर डिस्कस किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किया, तो मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन तो आना ही आना है। उसके 3 पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि असम के जो बागान मजदूर थे उसका एग्जाम्पल देके बताना है कि जो स्वराज था, आंदोलन में हमारी मांग क्या थी? स्वराज, सेल्फ रूल। ओके, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था। जैसे आसाम के जो बागान मजदूर थे उन्होंने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया, लेकिन उनके लिए स्वराज का अर्थ अलग था। उनके लिए स्वराज का अर्थ था कि अगर स्वराज आएगा तो उनको घर वापस जाने दिया जाएगा, अगर स्वराज आएगा तो अपनी मर्जी से वो बागान से बाहर जा पाएंगे, अगर स्वराज आएगा तो उनको गाँव में उनकी ज़मीनें वापस मिल जाएगी, अगर स्वराज आएगा तो ज़मीनों का दोबारा से बंटवारा होगा। यानी कि उनके लिए स्वराज का मीनिंग बदल गया था। उनके लिए मतलब नहीं था कि स्वराज आएगा तो अंग्रेज भाग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। ओके, तो ये हमने बताना था। उसके बाद 8th क्वेश्चन को देखिए, राजनीतिक दलों का उद्देश्य सीधे तौर पर प्रतिनिधि लोकतंत्र के उद्भव से किस प्रकार जुड़ा हुआ है? यह हमें बताना है कि जो लोकतंत्र होता है उसमें चुनाव होते हैं। लोकतंत्र 2 प्रकार का हो सकता है, एक तो प्रत्यक्ष जिसमें सारी चीज़ें जनता से पूछ के की जाए, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। जैसे आप क्लास में अपना मॉनिटर चुनते हो, प्रतिनिधि चुनते हैं। अब प्रतिनिधि को चुनने के लिए चुनाव होंगे तो उसमें राजनीतिक दलों का होना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो अलग अलग व्यक्ति वो चुनाव लड़ेंगे, अलग अलग व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे तो सरकार चलाने में समस्या आएगी, क्योंकि उनकी एक जैसी नीतियां नहीं होगी। इसलिए सरकार को सही तरीके से चलाने के लिए, देश के लिए एक जैसी नीतियां बनाने के लिए, राज्य के लिए एक जैसी नीतियां बनाने के लिए, लोगों के लिए एक जैसी नीतियां बनाने के लिए राजनीतिक दलों का होना अति अनिवार्य है। इसमें कैसे लिख सकते थे? अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी लिखने के लिए, तो आप राजनीतिक दल क्या होते हैं ये बता सकते थे, थोड़ा सा लोकतंत्र क्या होता है ये बता सकते थे, फिर आप बता सकते थे कि लोकतंत्र में चुनाव होना आवश्यक है, क्योंकि चुनाव के द्वारा ही प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है, और उसमें चुनाव लड़ने का प्रमुख कार्य वो राजनीतिक दल ही करते हैं। राजनीतिक दल ही वो नीतियां लेकर के आते हैं और उन्हीं के द्वारा ही बाद में सरकार चलाई जाती है। अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो चुनाव लड़ना और सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे लिखना था। ओके, होपफुली आप इसी टाइप से लिख के आए थे। थोड़ा बहुत अगर
आगे पीछे कर दिया, डजेंट मैटर, फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद 9th क्वेश्चन को देखिए। 9th आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है ये देख लीजिए। 9th क्वेश्चन में दिया गया है फर्स्ट आपको कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की समाज की जरूरी शर्त है। ओके, यहाँ पे क्या कहा गया है, हमें ये बताया गया कि इसमें महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार है वो जरूरी है। अब सिर्फ महिलाओं की बात नहीं की गई चैप्टर में बात की गई कि जो लोकतंत्र है वो गरिमा और समानता को बढ़ावा देता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। अब इसी को हमें बताना, तो थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन पूछ दिया, तो हमें बताना है कि लोकतंत्र क्या है। बता दोगे कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें जनता अपने शासकों का चुनाव खुद करती है। वी कैन चूज एंड वी कैन चेंज, खुद करते भी हैं और हम उसको बदल भी सकते हैं। लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक वोट एक मोल होता है, यानी कि सभी एक बराबर होते हैं। लोकतंत्र में सभी के पास एक समान मौलिक अधिकार होते हैं। लोकतंत्र में कानून का शासन होता है, सबके लिए कानून एक जैसा होता है। तो इसमें भेदभाव की गुंजाइश कम होती है। महिलाओं के पास भी वही अधिकार है जो पुरुषों के पास है, धनी लोगों के पास भी वही अधिकार है जो गरीबों के पास है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की एक पहली शर्त होती है, क्योंकि उसमें हर व्यक्ति एक बराबर है। लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाता, लिंग के आधार पे नियम अलग अलग नहीं बनाए गए। ओके, तो ये हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इन्होंने महिलाओं डाल दिया, अदरवाइज ये होता है नागरिकों के लिए। तो एक ही बात है, थोड़ा सा हमें घुमाना था यहाँ पर। उसके बाद सेकंड देखिए, अगर हम ये नहीं करना चाहते तो ये कर सकते थे कि भारत में लोकतंत्र ने समान स्थिति और समान अवसर के दावों को मजबूत किया। अब हमें बताना है कि लोकतंत्र में कैसे समानता है। तो हम लोकतंत्र की अगर आपने विशेषताएं सारी लिखाई ना, तो उसमें वो सारी समानता की बात की गई है। कहीं पे वैसा नहीं कहा गया कि इसके लिए ये होगा। तो आपको थोड़ा सा लोकतंत्र के बारे में बताना था, उसके बाद बताना था एक व्यक्ति एक वोट एक मोल होता है, लोकतंत्र में सबको एक समान वोट डालने का अधिकार होता है, लोकतंत्र में हर किसी को चुने जाने का अधिकार होता है, लोकतंत्र में कानून का शासन होता है, लोकतंत्र में सभी लोगों को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, कुछ कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं। लोकतंत्र में हर किसी के लिए एक जैसा आगे बढ़ने का अवसर होता है। लोकतंत्र में किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं होता। बस ये चीज़ें बता दी तो हो गया आपका क्वेश्चन। ओके, उसके बाद देखिए, ये हो गया अपना 9th लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में से। उसके बाद 10th को देखिए। 10th जैसा कि मैंने बताया था आपको ब्लूप्रिंट में कि ये किस चैप्टर में से रहेगा, ये आपका रहेगा, हमने वैश्वीकरण की बात की थी तो वहीं से दिया गया, एज इट इज़ दिया गया। इसमें देखिए कि प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी वैश्वीकरण के आधुनिक रूप में एक महत्वपूर्ण शक्ति है। ये हमें बताना है कि तकनीक ने कैसे वैश्वीकरण को संभव बनाया। सबसे पहले वैश्वीकरण बताना है। वैश्वीकरण मतलब विश्व का एकीकरण हो जाना, पूरा विश्व एक गांव की तरह हो गया, इसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण को संभव बनाने में तकनीक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पहले हम बात करेंगे परिवहन के साधनों की, कि परिवहन के साधनों के कारण जो विश्व के अलग अलग देश वो एक दूसरे के नज़दीक आए। जैसे पहले आने जाने में 6-6 महीने लगते थे, और साथ ही साथ ये था कि व्यापार उतने बड़े पैमाने पर संभव ही नहीं हो पाता था। अब देखिए कि जैसे हम वायु परिवहन की बात करें, सस्ता हो गया। नाशवान जो सामान है, जैसे कि वहाँ से अगर टमाटर तोड़े गए किसी देश से, तो टमाटर ख़राब होने से पहले यहाँ पहुँच जाते हैं 5 या 6 घंटे में। फ्रूट्स आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं ना, सस्ते में आ जाते हैं। ऐसे ही सस्ते भी, यानी कि न केवल सुधार हुआ है बल्कि सस्ते हो गए, तो इससे व्यापार करना आसान हो गया। क्लियर। दूर दराज के गांव है वो भी आपस में शहर से जुड़े। तो एक तो परिवहन के साधनों के बारे में बताना है कि इसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ, तो मैं डिटेल में यहाँ पर नहीं जा रहा। दूसरा आपको बताना है संचार के साधन, कि संचार के साधनों ने भी व्यापार करना, विश्व के विभिन्न भागों को जोड़ना संभव बनाया। जैसे कि आप अमेजन के एग्जाम्पल ले सकते हो, फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल ले सकते हो, मीशो या जितनी भी ऐप आई हुई उनका आप एग्जाम्पल ले सकते हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ऑर्डर देते हैं, आ जाता है, कनेक्टिविटी होगी ना। ऐसे ईमेल के थ्रू है या फिर जो इंटरनेट के थ्रू है, तो एक ही पर्सन, जैसे अगर हम अंबानी जी की बात करें तो वो ऐसे थोड़ी कि वो सब जगह बैठे हैं, लेकिन मैनेज तो करें ना अपने बिजनेस को। दूसरा संचार के साधन, यानी कि पहला परिवहन के साधन, दूसरा संचार के साधन हो गए जिन्होंने विश्व के एकीकरण को बढ़ावा दिया। तीसरा है तकनीक में सुधार के साथ साथ उत्पादन है, वो बड़े पैमाने पर संभव हुआ है। जो बड़े बड़े उद्योग लगे हैं बड़े पैमाने पर संभव हुआ और सस्ता हुआ है। इससे भी लोगों की पहुंच है, या फिर जो उद्योगपति हैं उनकी पहुंच लोगों तक, बाजारों तक पहुंचे। तो ये 3 चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी, 2 भी कर दी तो भी इसमें आपका आंसर बन रहा था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर इस क्वेश्चन के साथ गए हैं वो बी के साथ गए होंगे। वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं रहा। क्या बताना था हमें बताना था वैश्वीकरण के लाभ और हमें बताना था वैश्वीकरण की हानियाँ। तो हमें इस तरीके से बता सकते थे वैश्वीकरण के क्या क्या लाभ रहे,
क्या क्या हानियाँ रही, क्योंकि हानियाँ रहती तो उसमें हम बताते कि हानियाँ किसको हुई है। जैसे कईयों को प्रॉफिट नहीं हुआ, जैसे एक तो मजदूरों के लिए ये लाभप्रद नहीं रहा है, उनके काम करने के घंटे बढ़ गए हैं, वेतन कम हो गया है, जॉब सिक्योरिटी गायब हो गई है। दूसरा, जो छोटे उद्योगपति थे वो compete नहीं कर पाए, उनका काम धंधा चौपट हो गया। तीसरा, जो अविकसित देश है उनको लाभ नहीं पहुंचा है, वो वहीं के वहीं रह गए, बड़े देशों को ज़्यादा लाभ पहुंचा है। चौथा, शहरी उपभोक्ताओं को ज़्यादा लाभ हुआ, गरीब उपभोक्ता है वो क्या खरीदेंगे, पैसा ही नहीं है, इनकम ही नहीं है, तो उनको लाभ नहीं हुआ। तो वो चारों हम हानियाँ बताते तो उसमें हो जाता कि सबको लाभ नहीं मिला है, और जब हम इसके गुण बताते तो उसमें ये होता कि बहुत से लोगों को इसको एडवांटेज मिला है। ओके, कि चीज़ें सस्ती हो गई है, ज़्यादा विकल्प उपलब्ध होते हैं, गुणवत्ता में बढ़ोतरी हुई है, सेवाओं में बढ़ोतरी हुई है, रोज़गार के अवसर बढ़े हैं, यानी कि ये अच्छी बातें हो जाती। बस ये हमें लिखना था। उसके बाद घ को देखिए, आपका जो पार्ट है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए। तो ये पहला हमें दिया गया भारत में राष्ट्रवाद। जब चैप्टर की शुरुआत होती तो वहीं से दिया गया कि कैसे भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी। ये हमने चैप्टर में भी डिस्कस किया है। ओके, चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया कि कैसे भारत में शुरुआत हुई थी। यहाँ इसको आपने रीड कर लिया होगा। फिर जैसे बताना था कि राष्ट्र के प्रति लोगों की समझ क्या थी, कि शुरुआत में अगर लोगों की बात की जाए तो राष्ट्र का मतलब था उनके लिए एक तरीके की शासन व्यवस्था, लेकिन धीरे धीरे उनकी राष्ट्र के प्रति समझ में बदलाव आया कि धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि एक जैसी भाषा, संस्कृति या फिर एक जैसे इतिहास के साथ वो आपस में जुड़े हुए हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन, क्योंकि ये ओपन एंड क्वेश्चन है, अगर आपने इसको अलग तरीके से भी लिखा है, थोड़ा सा कनेक्ट कर दिया, मार्क्स मिलेगा आपको। उसके बाद है आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास उपनिवेश विरोधी आंदोलन से गहरे तौर पर किस प्रकार जुड़ा था, कि जब पूरे देश में ब्रिटिश सरकार थी और उनकी शोषणवादी नीति थी, इससे सभी लोग तंग थे और उन्होंने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। जब विरोध करना शुरू कर दिया तो सभी को समझ में आया कि हमारा साझा दुश्मन है, इससे भारतीय लोगों को आपस में जोड़ा, कनेक्ट किया। तीसरा है भारत के लोगों में सामूहिक अपनेपन की भावना किस प्रकार विकसित हुई, कि भारत में सामूहिक अपनेपन की भावना को विकसित करने में कई सारी चीज़ें थी। एक तो था उपनिवेशिक शासन, कि जब उसका विरोध किया जा रहा था तो सभी लोग एक साथ एकजुट हो गए, इससे जोड़ा, यानी कि ब्रिटिश सरकार लोगों को दबा रही थी, शोषण कर रही थी, विरोध किया गया तो आपस में जुड़ाव महसूस हुआ। दूसरी चीज़, जैसे कांग्रेस पार्टी का आप योगदान यहाँ पर लिख सकते हो। हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हमने विरोध या इस प्रकार के आंदोलन जारी किए थे, इससे भी लोगों में जुड़ाव महसूस हुआ। अंग्रेजी भाषा के कारण भी जुड़ाव महसूस हुआ। तो ऐसे कुछ चीज़ें आप लिख सकते हो। एक अगर हमें लिखना है, अगर हम देखें तो इसमें आप उपनिवेशिक शासन को जरूर मेंशन करोगे, उनकी शोषणवादी नीतियों को मेंशन करोगे तो उसमें कवर अप हो जाएगा। अगर अलग पॉइंट भी लिखें जो आपने एंड में जाकर के डिस्कस किए वो भी लिख दिए तो भी चलेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया तो ये हमारा जियो में से रहेगा। पर्यटन, ये भी हमने कल आपको बताया था कौन से टॉपिक है। 3 टॉपिक मैंने बताए थे जियो में से कि इनमें से आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, वही आ गया पर्यटन। तो यहाँ पर भी हमें 3 क्वेश्चन दिए गए। पर्यटन के महत्व को संक्षेप में बताइए। तो पर्यटन हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। लगभग 150 लोग हैं, उनको प्रत्यक्ष तौर पे रोजगार प्राप्त है। ये देश की एकता को बढ़ावा देता है। ये स्थानीय जो हस्तकला उद्योग है उनको बढ़ावा देता है। 2-3 पॉइंट लिख दिए, काफ़ी है। उसके बाद विरासत पर्यटन क्या होता है। विरासत पर्यटन मतलब जैसे हिस्टोरिकल प्लेस हो गए, ओके, कल्चरल प्लेस हो गए, वहाँ पे जब जो लोग जो जाते हैं तो उसको हम विरासत पर्यटन बोलते हैं। जैसे आगरा लोग जा रहे हैं, राजस्थान में जा रहे हैं, जो ऐतिहासिक किले हैं, दुर्ग हैं, उनको देखने के लिए जा रहे हैं, तो विरासत पर्यटन में आएगा। क्लियर। उसके बाद भारत में पर्यटन में सुधार के लाभों का आंकलन कीजिए कि सुधार हुए, क्या लाभ हुए। देश में रोजगार में बढ़ोतरी हुई है, निर्धनता में कमी आई है, आपसी एकता को बढ़ावा मिला है, देश की संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ है, ओके, देश की औसत आय में बढ़ोतरी हुई है। बस लाभ कुछ भी लिख सकते हो, कई सारे लाभ हुए हमें। क्लियर। तो ये हो गया हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। लास्ट जो हमारा दिया गया पार्ट, इस पार्ट में हमारा मैप बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए। मैप बेस्ड क्वेश्चंस को देखिए कि पहला जो हमें दिया गया कि वह स्थान जहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था, आपको एक दिया हुआ था, उसको मार्क किया हुआ था, आपको पहचानना था। तो 1920 में 2 अधिवेशन हुए थे, ऐसा है। एक कलकत्ता में हुआ था, एक नागपुर में हुआ था। तो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो कलकत्ता में, C4 कलकत्ता, जो पहले सितंबर में हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, दिसंबर में नागपुर में हुआ था, तो ये आपका कलकत्ता रहेगा। कोलकाता नहीं लिखना था, कलकत्ता, लेकिन कोलकाता लिख दिया तो भी इसको रॉन्ग नहीं करेंगे चेकर। उसके बाद सेकंड में हमें ऑप्शन मिल गया था रामागुंडम दिखाना था। रामागुंडम जैसे मान लीजिए कि इस टाइप से आपका बना हुआ है, तो अगर आपने यहाँ दिखाया तो भी चलेगा और यहाँ दिखाया तो भी चलेगा, ओके, तेलंगाना में।
उसके बाद पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, मान लीजिए कि अपने यहाँ पर आपने मुंबई दिखा रखा है, तो मुंबई से थोड़ा सा इस साइड में आपको दिखाना था। चेन्नई, आप सभी को पता है कि चेन्नई में हमें मीनमबक्कम जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको दिखाना था, लगभग यहाँ पर है। ओके, तो ये आपने दिखाया होगा। ये जो क्वेश्चंस दिए गए थे ये ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए थे। तो होपफुली आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से गया होगा। आपका एग्ज़ाम कैसा रहा, कितना स्कोर आप एक्सपेक्ट करे हो, वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसी तैयारी हमने एसएस में की वैसे ही धूम मचाने वाले हैं हम हिंदी में। आपको आज शाम तक और कल दिन में 11 बजे तक सब कुछ मिल जाएगा। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।